तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल विज्ञान केंद्र। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने टेस्ट पेपर 6 कर लिया था। आज हम लोग टेस्ट पेपर 7 करेंगे। 6 में हम लोगों ने ज्योग्राफी के मजेदार क्वेश्चन किए थे और आज हम लोग फिजिक्स के कुछ मजेदार क्वेश्चन करने वाले हैं। ये बहुत इजी और बहुत हार्ड नहीं है, बीच का मॉडरेट वाला टेस्ट है। ऐसा टेस्ट है जिसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे और ऑप्शन एकदम सिमिलर है जिस तरह का एग्जाम में रहता है। इसलिए एग्जाम से पहले अगर आप इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाएंगे तो एग्जाम में आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो वीडियो आप एंड तक देखिएगा और अपना कितना मार्क्स आप ला पाते हैं, 36 क्वेश्चन है, वो भी आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप होमवर्क सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, यानी कि रोज का रोज आप चाहते हैं कि आपको प्रैक्टिस का क्वेश्चन मिले, मैथ्स का टॉपिक वाइज क्वेश्चन, फिजिक्स को याद करने, साइंस को याद करने के लिए मिले, हिस्ट्री को याद करने के लिए मिले और रोज के रोज आप करते हुए चलें, तो आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिलेगा। वहां जुड़ जाइएगा और सीधे वो आपको पहुंचा देगा हमारे टेलीग्राम चैनल तक। वहां पे आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है, हेल्पफुल लगता है और आप चाहते हैं कि प्रॉपर गाइडेंस में रोज हम 60 डेज प्लान 30 डेज प्लान नहीं लाते हैं, ठीक है, आराम से सारा सब्जेक्ट का आपको तैयारी करवाएंगे। अगर आपको हम पे ट्रस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, खैर अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज का पहला सवाल हम लोग लेते हैं। पहला सवाल देखिए क्या है। पहला सवाल कह रहा है कि एवोगाद्रो संख्या का मान होता है। एवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये सब तरह का क्वेश्चन थोड़ी आता है, इस सब तरह का क्वेश्चन भी आता है। तो देखिए ऑप्शन भी पूरा नियर है, इसलिए हम आपको बोले ना ऐसा क्वेश्चन लाए हैं कि आपको कंफ्यूजन से हम बचाएंगे एग्जाम से पहले। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, 6.023 10 टू पावर 22, 6.023 10 टू पावर 24 और 6.023 10 टू पावर 25। आप देखे होंगे कि अगर कुछ कोई आदमी ऐसा रट के जाएगा कि 6.023 होता है, बाकी तो हम देख ही लेंगे, तो वो यहाँ फंस जाएगा। देखिए चारों में वही चीज है, लेकिन आंसर राइट आंसर क्या है इसका? बी है। आप याद कैसे रखेंगे? 6.023 है और 10 का भी पावर क्या है? 023, मतलब 10 का पावर भी उतना ही है। यहाँ पे आप अगर ऐसे देखिए, पॉइंट के बाद 23 है, 023 है और ऊपर में भी 23 ही 23 की पावर है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? यहाँ पे आप देखिए कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? पारसेक है, प्रकाश वर्ष है, धारा है और एम्पियर है। आपको बताना है कौन सी है, तो पारसेक है। प्रकाश वर्ष भी दूरी मापने की ही इकाई है, याद रखिएगा। लेकिन अगर सबसे बड़ी इकाई जिससे आप दूरी माप सकते हैं तो वो कौन सा हो जाएगा? वो हमारा पारसेक हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए एक प्रकाश वर्ष है। एक प्रकाश वर्ष कितना है? देखिए उसी तरह 9.46, 9.46, 9.46, 9.4046। तो इस तरह के कंफ्यूजिंग ऑप्शन से आप कैसे पार पाएंगे? इसका एक ही उपाय कि ज्यादा से ज्यादा आप जब प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? 3 का बी होगा। क्या होगा? बी होगा। 9.46 10 टू पावर 15 मीटर होता है, याद रखिएगा। अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में क्या कहता है, 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होता है? 1 लीटर में कितना गैलन होता है, बेसिकली आपसे ये पूछ रहा है। पॉइंट ऑप्शन नंबर ए है 0.2642, 0.1642, तीसरा है 0.2442 या 0.2341। कौन सा होगा? तो चौथा का आंसर हो जाएगा ए। चौथा का आंसर क्या हो जाएगा? ए, 0.2642। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक फर्मी कितना मीटर होता है? एक फर्मी बराबर कितना मीटर होता है आपको बताना है। 10 टू पावर -12, 10 टू पावर -15, 10 टू पावर -18, 10 टू पावर -10 कितना होता है? तो 5 का बी, याद रखिएगा, 10 टू पावर -15 होता है। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। छठा नंबर कह रहा है कि लॉगरिथम के आविष्कारक कौन है? लॉगरिथम के आविष्कारक कौन है आपको बताना है। रिचर्ड डे हैं, वॉल्टर हैं, जॉन नेपियर हैं या बॉट्सो हैं? तो कौन है? 6 का सी है, याद रखिएगा। लॉगरिथम का आविष्कारक कौन है? जॉन नेपियर हैं। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? एडिसन ने दिया था, न्यूटन ने दिया था, मैक्स प्लांक ने दिया था या कूलम्ब में दिया था? आपको पता है किसने दिया था? मैक्स प्लांक ने दिया था। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र है। ये काफी इजी है लेकिन बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। और हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर दोनों ऑप्शन में रहता है, देखिए यहाँ पे भी है और इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं है, आर्द्रता मापने के लिए क्या होगा? हाइग्रोमीटर होगा। हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापने का होगा। 1 एंगस्ट्रॉम मात्रक बराबर है। 1 एंगस्ट्रॉम बेसिकली किसके बराबर है ये आपसे पूछ रहा है। 10 टू द पावर -10 मीटर के, 10 पावर -8 मीटर के, 10 पावर -8 सेंटीमीटर के, 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर के। तो 9 का क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, 10 पावर
10 मीटर के। अगला देखिए क्या कह रहा है, पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है। पृथ्वी का जो उपग्रह है उसका कक्षीय वेग किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए कक्षा की त्रिज्या पर, बी उपग्रह के द्रव्यमान पर, सी पृथ्वी से उपग्रह को दिए गए वेग पर, या डी सूर्य से उसकी दूरी पर। तो आपको बताना है कि 10 का क्या होगा, ए होगा। कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर करता है उसकी कक्षीय वेग। ठीक है, आप इसका फॉर्मूला भी अगर जानते होंगे तो आपको पता ही हो जाएगा, उससे पता चल जाएगा। और नंबर क्या कह रहा है, देखा घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, घड़ी की चाबी में कौन सी ऊर्जा संचित रहती है? ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा, बी दाब ऊर्जा, सी स्थितिज ऊर्जा, या डी कोई नहीं। 11 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। घड़ी में कौन सी ऊर्जा संचित रहती है? तो स्थितिज ऊर्जा संचित रहती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी पिंड के संवेग 50% बढ़ा दिए जाएं तो गतिज ऊर्जा का मान कितना हो जाएगा? कह रहा है कि अगर आप ऐसा हो किसी पिंड का जो संवेग है उसको 50% बढ़ा दें। देखिए यही सब तरह का क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। 50% बढ़ा देंगे तो उसका गतिज ऊर्जा कितना बढ़ जाएगा? 50% से बढ़ जाएगा, 50% से घट जाएगा, 125% बढ़ जाएगा, 125% घट जाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा? 12 का सी हो जाएगा, 125% से बढ़ जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 13वां नंबर कह रहा है कि अनुदैर्घ्य तरंग उत्पन्न हो सकती है। अनुदैर्घ्य तरंग किससे उत्पन्न हो सकती है? सभी माध्यम में, ठोस में, द्रव में, या गैस में। तो आंसर 13 का क्या होगा? ए हो जाएगा, ए। सभी माध्यम में अनुदैर्घ्य तरंग उत्पन्न हो सकती है। 14वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती? कौन सा ऐसा माध्यम है जिसमें अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं होगा? पानी वो माध्यम है, लोहा वो माध्यम है, हवा वो माध्यम है, या पारा वो माध्यम है? तो 14 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। हवा में अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न नहीं हो सकती हैं, आप याद रखेंगे। अगला अब हम लोग बढ़ेंगे 15वां नंबर क्वेश्चन की ओर। और 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है। प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या कहलाता है? प्रत्यास्था गुणांक कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाता है, जड़त्वाघूर्ण कहलाता है, प्लांक का नियतांक कहलाता है। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। प्रत्यास्था गुणांक, प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या कहलाता है? प्रत्यास्था गुणांक कहलाता है, याद रखेंगे। 16वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 16वां नंबर कह रहा है कि पनडुब्बी आधारित है। पनडुब्बी किस पे आधारित है? न्यूटन के प्रथम गति नियम पर, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, पास्कल के नियम पर, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। 16 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। याद रखिएगा पनडुब्बी किस पे आधारित है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर पनडुब्बी क्या है? आधारित है। 17वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 17वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है, क्योंकि आप जब समुद्र में तैरेंगे और नदी में तैरेंगे तो समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा ज्यादा आसान है। क्यों? समुद्र गहरा होता है, समुद्र काफी दूर तक फैला रहता है, समुद्र में ज्वार भाटा आता है, समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा 17 का? डी, कि समुद्र का पानी का जो घनत्व है वो नदी के पानी के घनत्व से क्या होता है? अधिक होता है। इसके लिए वहां तैरना क्या होता है? आसान होगा, क्योंकि वो क्या करेगा? आपको ऊपर की ओर क्या है। 18वां क्वेश्चन आपके सामने है कि तरंग अवस्रव्य कही जाती है जब उसकी आवृत्ति हो। तरंग अवस्रव्य कब कहा जाएगा? जब उसकी आवृत्ति हो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच, 20 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, या 20 हर्ट्ज से कम। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ठोके 20 हर्ट्ज से कम हो जाएगा। याद रखिएगा अवस्रव किसको कहेंगे? जब उसका हर्ट्ज क्या हो जाएगा? 20 हर्ट्ज से कम हो जाएगा। और पराश्रव्य किसको कहेंगे? जब उसका 20 हर्ट्ज से क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन के क्या कह रहा है कि यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग। 19वां नंबर कह रहा है कि यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर देते हैं तो ध्वनि का वेग कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, 4 गुना हो जाएगा। तो 19 का क्या होगा? 1 होगा, आधा हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला कह रहा है ध्वनि तरंगे हैं। काफी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है और इसका आंसर 20 नंबर आप मुझे कमेंट में कहेंगे कि ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती है, अनुप्रस्थ होती है, चुंबकीय होती है, या कोई नहीं होती है। 21वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। गोलीय दर्पण का जो फोकस दूरी है उसका वक्रता त्रिज्या का क्या होता है? आधा होता है, 2 गुना होता है, 3 गुना होता है, चौथाई होता है। तो 21 का आंसर क्या होगा? ए होगा। ए होगा क्या होता है? आधा होगा। r बराबर क्या होता है? 2f होता है। तो f बराबर क्या हो जाएगा? r 2 इधर आ जाएगा तो r/2 हो जाएगा, याद रखिएगा। 22वां नंबर क्वेश्चन देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण जब कोई प्रतिबिंब बनाता है तो वह कैसा होता है? आपको बताना है। वास्तविक और सीधा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है, काल्पनिक और सीधा होता है, काल्पनिक और उल्टा होता है। तो 22 का क्या होगा? सी हो जाएगा। क्या होगा? सी हो जाएगा, काल्पनिक और सीधा। 23वां नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है? ध्वनि तरंग का, विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग का, पराबैंगनी तरंग का, या कोई नहीं। तो 23 का क्या हो जाएगा? बी, विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग का। प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है? विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग का। अगला आप देखिए ऑप्शन 24वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक लेंस होता है। फोटोग्राफिक जो कैमरा होता है ना, उसका अभिदृश्यक लेंस क्या होता है? अवतल होता है, उत्तल होता है, अभियोत्तल होता है, या कोई नहीं होता है। तो 24 का क्या होगा? बी हो जाएगा, उत्तल होता है। याद रखिएगा कैसा होता है? उत्तल होता है। अगला क्वेश्चन है E बराबर mc स्क्वायर। E बराबर mc स्क्वायर
E बराबर mc स्क्वायर किसने दिया था? E बराबर mc स्क्वायर को प्रतिपादित किया था रदरफोर्ड ने, आइंस्टीन ने, नील्स बोर ने या एनरिको ने। तो ये आपको पता ही है कि 25वां का क्या होगा? बी। किसने किया था? तो आइंस्टीन ने किया था। 26वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है। थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है, थोरियम की होगा बेसिकली कि नाभिक को बदला जा सकता है। कैसे बदला जा सकता है? यूरेनियम में, प्लूटोनियम में, पोलोनियम में, रेडियम में। अच्छा, थोरियम के नाभिक को बदला जा सकता है। किसके नाभिक में बदला जा सकता है? यूरेनियम में, प्लूटोनियम में, रेडियम में। तो 26 का क्या होगा? बी होगा। किसमें बदला जा सकता है? आपको प्लूटोनियम में बदला जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, फ्यूज के पदार्थ का होना आवश्यक है। फ्यूज के जो पदार्थ होते हैं ना, 27वां नंबर क्या कह रहा है, फ्यूज का पदार्थ क्या होना चाहिए? उच्च प्रतिरोध होना चाहिए, निम्न गलनांक होना चाहिए, उच्च नम्यता होना चाहिए या उच्च गलनांक होना चाहिए। तो 27 का क्या होगा? बी होगा। निम्न गलनांक होना चाहिए, तभी तो हाई वोल्टेज आएगा तो झट से गल जाएगा और परिपथ को लिंक तोड़ देगा जिससे कोई नुकसान नहीं होगा। निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? कह रहा है कि नीचे जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें आपको बताना है कि किसकी आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी अधिक होती है। एक्स किरण की, पैराबैंगनी किरण की या अवरक्त किरण की। दो एक्स दे दिया है, गलत हो गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 28 का डी होगा। अवरक्त किरण का जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज्यादा होता है, याद रखिएगा। 29वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ऊर्जा का क्षय कम होता है। ऊर्जा का क्षय किसमें कम होता है? दृष्ट धारा में, प्रत्यावर्ती धारा में, दोनों प्रकार की धारा में या कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि दृष्ट धारा जो होता है, डीसी करंट जो होता है, उसमें ऊर्जा का क्षय क्या होता है? सबसे कम होता है। 30 नंबर देखिए, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, स्वप्रेरण, अन्योन्य प्रेरण। तो किस क्या होगा? 30 का बी होगा, चुंबकीय प्रेरण। किस पे आधारित है? चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। अगला 31वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं? जो घरेलू प्रकाश के लिए जो लैंप यूज होता है वो किस क्रम में जोड़े जाते हैं? श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, मिश्रित क्रम या निश्चित कोई नहीं। 31 का क्या होगा? बी होगा, समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। याद रखिएगा, अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो एक अगर जला तो सब खत्म हो जाएगा लिंक वहां पर। अगला देखिए, ऊष्मा किस प्रकार से सर्वाधिक तीव्र गति में स्थानांतरित होती है? ऊष्मा किस प्रक्रिया से, प्रकार ने है, किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? मतलब ऊष्मा का सर्वाधिक तीव्र गति कौन सा है वो आपको पूछ रहा है। चालन है, संवहन है, विकिरण है, इनमें से कोई नहीं। बताइए 32 का क्या है? सी हो जाएगा। विकिरण के द्वारा जो है ऊष्मा का हस्तांतरण जो है वो सर्वाधिक तीव्र गति से होता है। न्यूनतम संभवतः ताप होता है -273 डिग्री, आपको पता ही होगा। लेकिन याद रखिएगा कि ये सेंटीग्रेड में है, वहां केल्विन में भी दे दिएगा तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। अगर केल्विन मार दीजिएगा क्या होता है? -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। याद रखना आपको, सेंटीग्रेड होता है। अगला 34वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 34वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वायुमंडल ना होती तो दिन की अवधि होती। अगर वायुमंडल नहीं होता तो दिन की अवधि क्या होती? कम होती, ज्यादा होती, ओवरवृद्धि रहती या आधी होती। तो क्या होता? 34 का ए, कम होता। अगर वायुमंडल नहीं होता तो दिन का अवधि क्या होता? कम होता। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है आपको बताना है। वर्ण मंडल दिखाई देता है, कोरोना दिखाई देता है, प्रभात मंडल दिखाई देता है या कोई भाग नहीं देता है। तो 35 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कौन सा मंडल दिखाई देता है? कोरोना। या क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ देगा कि कोरोना कब दिखाई देता है, तो आपको बताना है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का जो भाग दिखाई देता है उसे क्या होता है? कोरोना के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए क्या कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश, सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है। कब होगा? यदि प्रकाश वायु से कांच में जाए, वायु से जल में जाए, कांच से वायु में जाए, जल से वायु में जाए। तो 36 का आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांच से वायु में जाए। और कब? सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन तब होगा जब प्रकाश कहां से जाएगा? कांच से वायु में जाएगा। तो इस तरह से 36 क्वेश्चनों का ये सेट जो फिजिक्स के हल्के फुल्के सवाल थे लेकिन ऐसे थे कि आप कंफ्यूज हो सकते थे, इसलिए मैंने करवा दिया। खत्म होते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो भाई से जुड़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।